गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ये बात हमने क्यों कही? सरकारें बनी भी, गिरी भी, फिर नई सरकारें बनी, पर सवाल बड़ा ये है कि जो जनता, जो डेली वेजर्स पिछले कई सालों से जिनका शोषण हो रहा है, क्या वाकई सरकारें उनके लिए भी बनेगी? ये बड़ा सवाल। आज भी वो डेली वेजर्स, आज भी वो 61,000 परिवार अपने हक की मांग को लेकर लगातार पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर बैठे हैं, इरिगेशन विभाग के बाहर बैठे हैं या स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर बैठे हैं। लगातार उम्मीद है कि कोई मसीहा आएगा, हमारी परेशानी को दूर करेगा, हमारे चेहरों पर भी खुशियां आएंगी, हमारा परिवार भी जो कि 2 वक्त की इज्जत की रोटी खाएगा। पर सवाल बड़ा ये, वही कहेंगे, बार बार सरकारें बनती हैं, इन्हें हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं, पर जो ही सरकार बनती है वो सपने ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं। इसी के चलते हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 5 मेंबर की कमेटी थी, जिसमें एडवोकेट अभिनव शर्मा, बलवंत सिंह मनकोटिया, श्याम चौधरी, श्यामलाल शर्मा और शक्ति प्रहार जी थे। अब उस कमेटी को बने भी कई दिन हो गए हैं, आखिर क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आया? इसी के चलते कटाक्ष किया है एडवोकेट अप्पू सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी की जेके यूटी की स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कमेटियां सिर्फ आई वॉश है। आखिर असलियत क्या है, क्यों इस तरह से इन्होंने इल्जाम लगाए, जानने का प्रयास करेंगे। अप्पू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक वकील होने के साथ आप कानूनी दावपेच भली भांति जानते हैं। एक तरफ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो उस कमेटी के मेंबर हैं, वो भी कानूनी दावपेच अच्छी भली भांति जानते हैं। कुछ देर पहले एक इंटरव्यू हुआ था कि अगर जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं एज ए डेली वेजर्स, उनके परिवार को भी कंपनसेट किया जाएगा। आप क्या कहती हैं इस स्टेटमेंट पर उनकी? और उससे भी बड़ी बात, जो जीवित है उन्हें तो अभी तक अधिकार नहीं मिल रहा, तो उनको अधिकार की क्या उम्मीद करें? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। SRO 64 1994 जो 24 मार्च 1994 को आया, इसके तहत बीजेपी के वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये एक पॉलिसी, अब इसी पॉलिसी को इतने प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनका 7 इयर्स का पीरियड एज पर SRO 64 1994 के तहत अगर पूरा उस क्राइटेरिया को फॉलो इन करते हैं तो उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा उनकी डेथ के बाद। और इसका फायदा, इनका बेनिफिट कौन लेंगे? इसका बेनिफिट लेंगे उनके बच्चे ऑन ग्राउंड्स ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी लूडिक्रस आर्गुमेंट टू पोर्ट्रे। पहले आप SRO 64 1994 को आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। जो जिंदा हैं आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, बट यू वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि आप जो लोग मर चुके हैं उनके पास, उनके लिए, उनकी फैमिलीज के पास भी उम्मीद की किरण है। द फैक्ट कि 25-25, 30-30, 35-35 साल डेली वेजर्स की तरह काम करके वो मर गए, तड़प तड़प के मर गए, शोषण के साथ मर गए, तो अब मरने के बाद कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की जो गाजर है, आप उनके सामने क्यों हैंग कर रहे हैं? आई थिंक दैट्स अ वेरी इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर समबडी ऑफ हिज कैलिबर टू हैव मेड। तो किस तरह से, मैम क्या कहेंगे आप, ये कमेटी का एक गठन हुआ, आखिर कब होगा अंत, किस तरह से? क्योंकि पीडीडी विभाग की बात करें, उसमें में कई सारे आर्डर्स आए थे कि वो पक्के हो गए डेली वेजर्स, पर अभी तक कोई भी ऑथेंटिकेशन आर्डर नहीं आया है, कोई भी वाइट पेपर पर कोई लिखा नहीं आया है। आदेश तो निकलते हैं, पर कब वो इम्प्लीमेंट होंगे कोई इसका उम्मीद नहीं है कि कब होंगे, कहीं कोई टाइम बाउंड नहीं है। पर इनके लिए किस तरह की सरकार को कदम उठाने चाहिए, क्यों किस तरह से कानूनी इनको मदद मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग 25-25, 30-30 साल से डिपार्टमेंट में सर्व करें, ताकि इनको भी राहत मिले? देखिए, आपका सवाल जो है ना, ये जो मुद्दा है डेली वेजेस का, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को हमने देखना है। अगर हम इन डेली वेजेस की बात करें और अकाउंटेबिलिटी देखें, कमेटी पे हम बाद में जाएंगे, पहले अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। सारी सरकारें जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे शासन किया, राज किया, जिनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे, जिन्होंने गवर्न किया, अब तो हम यूटी बन गए हैं, हमारा डेनिग्रेडेशन हो गया है, जब हम स्टेट थे, जब आपने इन पे राज किया, आपने कोई कंसोलिडेटेड पॉलिसी नहीं लाई। बिफोर कमिंग डाउन टू द कमेटी व्हिच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बीजेपी, आई वांट टू स्पीक टू द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी पे हम क्वेश्चन मार्क उठाएंगे। बीजेपी अपनी कमेटी संगठित करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि
इस वर्चस्व की लड़ाई में डेली वेजर्स को एक छोटी सी मोमबत्ती दिखा के वो सत्ता में आ जाएंगे, मगर उनकी कमेटी से पहले जवाबदारी बनती है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी ब्यूरोक्रेसी की। यूपीएससी का एग्जाम एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है। आप 3-4 साल मेहनत करके इस इम्तिहान को पास करते हैं, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम? एट द एंड ऑफ इट यू आर नॉट एबल टू सर्व द पीपल। क्या जो लोग 18 घंटे की पढ़ाई करके जिन्होंने ये इम्तिहान निकाला है एंड हु आर एक्चुअली सिटिंग एट द हेल्म्स ऑफ अफेयर्स, क्या उनको ये अपना एक बेसिक कॉमन सेंस निकालने की बात वो अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते कि क्यों ना एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी ला के उनको रेगुलराइज किया जाए? सिंपल कंसोलिडेटेड पॉलिसी, इट इज जस्ट अ मैटर of formulating a policy and bringing it to to the people, ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। आपने सैलरीज नहीं रिलीज करी, आपके डिसबर्सिंग ऑफिसर्स काम नहीं करते। हु इज सपोज्ड टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती। दे डू नॉट वॉन्ट टू वर्क। एट द एंड ऑफ इट, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, इन प्रशासनिक सेवाओं को इंडियन हेवन सर्विसेज कहा जाता था। एवरीबडी इज हेल बेंट ऑन टेकिंग अ गवर्नमेंट जॉब। आप सरकारी नौकरी लें, आप बैठें पिवटल पोजिशन पे बैठें, मगर अपना काम करें। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं आपकी ये जो कमेटी का संगठन बीजेपी ने किया है। सबसे पहली बात, बीजेपी थोड़ा पीछे जाए। 2014 में भी आपने कमेटी संगठित करी थी। जो 2014 में आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने एक स्टेटमेंट दिया कि 62,000 डेली वेजेस आर गोइंग टू बी रेगुलराइज। आप 2014 से आपने जो एक कमेटी बनाई, एक डेटा रिलीज किया, ये 2022 हो गई है। वी आर गोइंग टू एंटर 2023। अभी तक आप लोगों की कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। दूसरी कमेटी 2017-2018 में भी एक अनाउंसमेंट हुई कि हम अप्रॉक्सीमेटली 60,000 डेली वेजेस जो है उनको रेगुलराइज करेंगे। उसका क्या हुआ? 2015 में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई, उसका भी कुछ नहीं हर्ष निकला। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द बीजेपी फॉर्मुलेटिंग अ कमेटी, कॉलिंग दीज डेपुटेशंस कि हमारे दफ्तर आइए, हमसे बातचीत करिए? हमने आपसे कितनी बातचीत करनी है? हम 25 साल से खज्जल हो रहे हैं, हम 6 सालों से अपनी सैलरीज मांग रहे हैं। कितना वार्तालाप हमने आपसे करना है? कौन से डेटा हमने आपको दिखाने हैं? आपके स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनके पास कैबिनेट ऑर्डर्स हैं कि आप लोगों को रेगुलराइज किया जाए, आपने उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं किया है। So which committees are you constituting? This is nothing but an eyewash. ये लोगों को, वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है ना, you just want to dangle that carrot before them. कहने के मुताबिक अभी भी कहीं ना कहीं इन्हें लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। Absolutely. और साथ ही साथ मैं एक चीज, और जब हम बात करते हैं, अब इनके ऊपर ये भी टिप्पणियां हो रही है। कोई कह रहा है कि डेली वेजर बैकडोर एंट्रीज है, किसी मंत्री ने लगाया, किसी संतरी ने लगाया। भाजपा ये कहती है कि हमने बायोमेट्रिक कर दी, यानी आसान कर दिया, बायोमेट्रिक करके उनके घर का खर्चा चल जाना है। अब ये कहा जाता है कि अगर इनको 3 डायमेंशंस में किया जाएगा, यानी 3 कैटेगरीज में इनको करके फिर परमानेंट किया जाएगा। अगर वाकई मैम आप तो कानूनी दाव पेच भली भांति जानती हैं, अगर वाकई इनको लग रहा था कि डेली वेजर्स बैकडोर एंट्रीज है, तो 60,000 से 1 लाख से क्रॉस कैसे हो गया? ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना। बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली शब्दों में, आई रीड आउट दोज लाइन्स टू यू, मैं आपको वो पंक्तियां पढ़ के सुनाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी, लेट मी रीड इट आउट। वो कहती है, स्टेट गवर्नमेंट is to blame for the unfortunate situation which has resulted in a large number of persons being recruited on a daily wage basis. 2016 में भारत के उच्च न्यायालय ने, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, केम हेविली ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स कि आपकी जिम्मेवारी है, आप लोगों ने पूरा रायता फैलाया हुआ है, आप लोगों ने इन लोगों को खज्जल कर रखा है इतने सालों से, इन लोगों की जीवनियों को आपने जो है परेशान कर रखा है। तो अल्टीमेटली किस बात की कमेटी? अब आप बोलते हैं कि हमने SRO 64 को जो है हमने इम्प्लीमेंट करना है, फिर 2001 के बाद आप 94 में एम्बार्गो लगा देते हैं डेली वेजेस की इस टर्मिनोलॉजी पे। आप 2001 में नई टर्मिनोलॉजीज लेके आ जाते हैं, 2015 में नए ऑर्डर्स आते हैं। अल्टीमेटली 520 भी तो नहीं, 520 2017 भाजपा और PDP के गठबंधन। बिल्कुल। उस SRO का क्या हुआ? एम्पावर्ड कमेटी, स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों के वेजेस डिसाइड किए गए। एंड आप देखिए, PHE वालों से मिलिए, आप स्किल्ड वर्कर्स से मिलिए उन डेली वेजर्स से जो अपना जो डॉक्यूमेंट है कैबिनेट का वो हाथ में लेके, जो एब्सोल्युटली दे हैव नथिंग, दे आर रनिंग पिलर टू पोस्ट।
अगर डेली के आदेश नहीं माने जा रहे, सुप्रीम कोर्ट की, देश की उच्च न्यायालय, तो फिर किसकी मानेंगे मैम? ये भी तो चीज सोचने वाली है ना मैम। देखिए, क्योंकि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि कुछ डेली वेजेस को परमानेंट किया है। अगर हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है यहाँ की सरकार के लिए, जो सरकार कामों का, वो हाई कोर्ट काम है सरकार का, वो हाई कोर्ट ने कर दिखाया, तो क्या क्या कोर्ट का ही दरवाजा फिर खटखटाना है? हाई कोर्ट ने 2 ऑर्डर्स निकाले। एक ऑर्डर है 1 अप्रैल 2022 का और दूसरा ऑर्डर 30 नवंबर 2022 का। इन दोनों ऑर्डर्स में हाई कोर्ट ने क्या किया? रेगुलराइजेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द डेली वेजेस इन द हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आई थिंक द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू लर्न फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट दैट बातें करने से, कमेटियों का संगठन करने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू हैव द इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन है तो आप बैठ के एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे। आपके पास इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं जो आप प्रशासनिक सेवाएं क्लियर करके ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, उन बुद्धिजीवियों को बोलिए ना, बैठे एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करें। जस्टिस अगर आदेश दे सकती है उन गरीब परिवारों के लिए जिन्होंने काफी देर से जो लगे होंगे, उन्होंने एक खुशी की लहर उनके चेहरों पर लाई है, तो जो 20-20 साल से मैम 30-30 साल से जो काम सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का, वो तो कोर्ट ने कर दिया। अब ये लोग कहाँ जाएंगे मैम? मैडम, अनफॉर्चुनेटली क्या है, 2006 में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की, उमा देवी का केस। उमा देवी के केस ने बहुत ही कैटेगोरिकली समझाया कि किस तरह से रेगुलराइजेशन करना है, इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स क्या है, इलीगल अपॉइंटमेंट्स क्या है। वन टाइम मैकेनिज्म डिसाइड किया गया कि जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं आप उन्हें रेगुलराइज करिए, प्रोवाइडेड देयर इज अ सैंक्शन पोस्ट। अब इस चीज को हम जेएनके के साथ थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। सैंक्शनड पोस्ट, तब तो वैकेंसी क्रिएट करेंगे आप, तभी उसके ऊपर आप पोस्ट लाएंगे। ये वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी? उसके लिए आपको जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। बीजेपी ने 2019 में एक अनाउंसमेंट करी थी, ARC, दे हैड अनाउंस्ड कि हमने 50,000 जो हैं यूथ लगाने हैं। वेयर आर द वैकेंसीज? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक परफेक्ट जजमेंट दी। हाई कोर्ट हर दिन, हर महीने कोई ना कोई जजमेंट जो है जेएनके हाई कोर्ट निकालते हैं। अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के जस्टिस ने, बड़ी ऑनरेबल जस्टिस हैं वो, उन्हें बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने कहा दैट आप इन टेम्पररी वर्कर्स को इतने सालों के लिए मत रखिए। एट द एंड ऑफ इट यू आर एक्सप्लॉइटिंग देम। उसके बावजूद हु हैज द पावर टू रेगुलराइज? ये रेगुलराइजेशन की पावर किसके पास है? उमा देवी की जजमेंट क्लियर कहती है इट इज विद इन द पर्व्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी वो देखेगी कि जहां पे आपने भारत के संविधान का वायलेशन करा है, द जुडिशरी इज गोइंग टू कम इन पिक्चर। मगर जहां पे आपने कोई पॉलिसी बनानी है, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनानी, दैट इज विद इन द पर्व्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स। उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स इस्तेमाल करके उनको पॉलिसी लानी है, तो वो अपनी तरफ से इसमें डिले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी मंशा नहीं है। दिस इज द रीजन कि जो काम जुडिशरी कर सकती है वो कर रही है। वाई इट हैज बिकम फैशनेबल टू गो टू द कोर्ट। हर छोटे मसले के लिए कोर्ट जाना है। मैं आपको बताऊंगी मैम कि मेरे पास कुछ ही दिन पहले एक मैटर आया है कुछ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज को लेके, जहां पे दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स विद रिगार्ड टू अ जंक्शन। ये सांबा का मैटर है, जंक्शन के लिए वो लड़ रहे हैं। एंड द फर्स्ट थिंग दैट दे हैड टू से इज मैडम हम जाएंगे, वी विल गो टू द कोर्ट। द इंडियन कोर्ट्स आर लोडेड विद केसेस। इंडियन, आप हाई कोर्ट तब जाएं जब आपकी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। हम क्यों डेली वेजर्स वकीलों को करके हायर करके हाई कोर्ट जाएं? क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी, एलजी गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्लान बनाती है? व्हाट इज अ रोड मैप? Which road map are they planning? अरे 10 साल में तो बच्चा अपनी मैट्रिकुलेशन भी खत्म कर लेता है। इतने साल में तो अप्रोक्सीमेटली अपनी 11th-12th के एग्जामिनेशंस के लिए रेडी हो रहा होता है। 2 साल की 3 साल की तैयारी के साथ लोग IITs क्रैक कर रहे हैं, IIMs क्रैक कर रहे हैं। 3-4 साल में तो यू कैन एस्टैब्लिश अ ब्यूटीफुल बिजनेस अगर आप बिल्कुल एकजुट होकर काम करें। तो किस बात का डिले? 25 सालों से, 15 सालों से आपसे पॉलिसी नहीं बनी और फिर आप हमें झूठे वादे करेंगे कि कमेटियां बनाएंगे। 14 में कमेटी बनाई, आपकी एम्पावर्ड कमेटीज बनाई, और जितने ऑर्डर्स अगर आप मैम पढ़ेंगी इनके, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, हर ऑर्डर में मैं कुछ ऑर्डर्स आपके सामने बोलूंगी। देयर आर सर्टेन वेरी वियर्ड ऑर्डर्स। 23 अप्रैल 2022 को ऑर्डर आया, 25 अक्टूबर 2022 को ऑर्डर आया, 22 नवंबर 2022 को ऑर्डर आया। दीज आर वेरियस ऑर्डर्स, कुछ रेगुलराइजेशन को लेके आए, कुछ ULBs को लेके आए। इन सभी ऑर्डर्स में इनका एक फेवरेट शब्द का इस्तेमाल होता है, टाइम बाउंड। द फाइल हैज टू बी टेकन केयर ऑफ विद इन अ टाइम बाउंड फ्रेम। ये टाइम बाउंड क्या है? इट इज लाइक टेलिंग अ स्टूडेंट दैट यू हैव टू क्रैक द एग्जाम।
if a student has to crack an exam, then there is a particular age limit that is given to him. आपका time bound क्या है? Now what the government will do? They will come up with another SRO. Already आपने कानून इतने डिफिकल्ट बना रखे हैं, उनकी भाषा इतनी डिफिकल्ट बना रखी है कि आप एक से करके एक SROs कर रखेंगे. मैं आपको मैम एक बड़ी कैटेगोरिकली ओपनली वेहेमेंटली ये चीज़ बोलना चाहूँगी. ये जो कमेटी का इन्होंने गठन किया है, अगर आप इस कमेटी को देखें, इसमें सबसे दर्दनाक बात क्या है? वो कहते हैं कि हमने 47 डिपार्टमेंट्स को जो है हमने उनको मैसेज भिजवाया है कि आप पूरा का पूरा अपना डेटा दें. आप डेटा दें. ये डेटा तो आपके पास पहले से है, 2014 से, 2017 में है, 18 में है. आपके 60,000 डेली वेजर्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली आज कैजुअल. बड़े मजे की बात है मैम, जिन मेंबर्स को कमेटी में बनाया गया, कमेटी श्याम चौधरी जी की बात करें, वो PHE मंत्री रह चुके हैं. श्यामलाल शर्मा जी की बात करें, उन्हीं के दौरान ये सारा किस्सा चल रहा था डेली वेजर्स का. फिर वही तो हम बार बार पूछते हैं, बताने वाली क्या बात है भाई? जब पता है, सब कुछ वो जानते हैं, फिर कौन सी नई कमेटी बनाकर कौन से नए आपको डाटा कलेक्ट करना है, जिसकी वजह से आपको कमेटी बनानी पड़ी? यानी आपके लगता है कि जो कमेटी बनाई सिर्फ आई वाश है या टाइम पास कर रहे हैं इलेक्शन तक? इट इज़ एब्सोल्युटली एन आई वॉश. इन्होंने इन कमेटीज़ के माध्यम से कुछ नहीं करना है. लोगों को सिर्फ इन्होंने आश्वासन देना है. इनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि कोई 3-3.5 साल पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी. अगर उस पर हिसाब से भी लगाऊं 4 साल हो गए हैं. बड़े वरिष्ठ वकील बीजेपी की टीम में हैं. अगर ये वरिष्ठ वकील जिन्होंने हज़ारों केसेस, मेरी तो प्रैक्टिस ही बहुत थोड़ी, आई हैव हैंडल्ड वेरी लेस पर्टिनेंट मैटर्स, बट दे हैव हैंडल्ड थाउजेंड्स ऑफ मैटर्स ऑफ डेली वेजेस, तो क्या उनको बेसिक्स नहीं पता? ये जितनी भी ब्यूरोक्रेसी से अब ये रिपोर्टें मंगवाएंगे, सारे 47-50 जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनसे पहले ये रिपोर्ट मंगवाएंगे. ये रिपोर्ट में क्या देंगी? क्या देगा डिपार्टमेंट रिपोर्ट? डिपार्टमेंट कुछ SROs निकालेगा. डिपार्टमेंट इनको बताएगा कि ये डेली वेजर्स थे SRO 64/1994 के तहत, ये आपके डेली वेजर्स थे, ये उसके बाद आपके SROs और डिफरेंट आपके गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकले, और यही हर डिपार्टमेंट अपना डेटा दे देगा. अल्टीमेटली आप इस डेटा का क्या करेंगे? अगर बीजेपी की कमेटी की बात सुने तो वो कहती है कि हमने जैसे SRO 1994 का हमने जैसी पॉलिसी बनाई, अब इसकी पॉलिसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे, और जो 2001 और 2010 के बाद जो लोग निकले उनके लिए भी इसी बेसिस पर एक पॉलिसी हम बनाएंगे. तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया एक ही पॉलिसी को आप इंप्लीमेंट पहले करें और रायता ना फैलाएं. डू नॉट डिस्टॉर्ट मोर इंफॉर्मेशन. एटलीस्ट इंप्लीमेंट दी बेसिक पॉलिसी दैट यू फॉर्मुलेटेड, और रादर द गवर्नमेंट्स बिफोर यू फॉर्मुलेटेड इन 1994. मैम, डेली वेजेस का जो इशू है, इट इज अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल्सो. वी आर सिग्नेटरीज टू द टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. हम सिग्नेटरीज हैं, हमने कन्वेंशन साइन करी हैं, हम लोग बायलैटरल ट्रीटीज साइन करते हैं. तो हमारी जवाबदेही क्या है? हम इंटरनेशनल फ्रंट पे वी आर होल्डिंग, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. सुनेगा कौन मैम? यही तो जी मैम, यही तो सुनने की बात है. वो तो चिल्ला रहे हैं कितने महीनों से मैम, चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कर दिया है, कई लोग इस दुनिया से जा रहे. फिर कौन करेगा मैम? यही तो सवाल है ना. या आप किस तरह से उनकी मदद करेंगी एज ए लीगल वे से, अगर देखा जाए? देखिए, बीजेपी बार बार एक ही बात पे जो है हमला बोलती है. वो कहती है कि कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी अपने रोड मैप के साथ नहीं आती. हमें रोड मैप के साथ नहीं आना उनके पास. हमने मेमोरेंडम देने थे, हमारे सीनियर लीडर्स मेमोरेंडम सबमिट करके आए. हमें जब डेली वेजेस के ऊपर बात करनी हुई, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी, हमने मीडिया से बात करी, हमने लोगों से बात करी, हम लोगों में खुद चल के गए, हमने उनसे बात करी. हमारे सारे, आई एम न्यू टू दिस पोलिटिकल पार्टी, आई हैव जस्ट जॉइन दिस पोलिटिकल पार्टी, आई हैव जॉइन द आम आदमी पार्टी जस्ट नाउ. मगर मुझसे पहले बहुत सीनियर लीडर्स हैं जो डेली वेजेस के बीच में जाके बैठ के उनके मसले सुने हैं. नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? तो आपसे जानना चाहेंगे क्या मैम सोल्यूशन, क्या आखिर कब उन लोगों के चेहरों पर खुशी आएगी? इसका सोल्यूशन वही है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ. थोड़ा बात से मैं आई थिंक आई डिविएट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. मैं बच्चे पढ़ाती हूँ, मैं उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी पढ़ाती हूँ, और मैं जब भी उनको KS के एग्जाम्स के लिए या IAS के एग्जाम्स के लिए, जो प्रशासनिक सेवाओं के इम्तिहान के लिए वो तैयारी करते हैं, तो मैं उनको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ. और जब भी मैं उनको पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले NCERT से शुरू करती हूँ. NCERT आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आप बिल्डअप करेंगे नॉलेज. दिस इज द बेसिक रूल विच द ब्यूरोक्रेसी हैज फॉरगॉटन. आप IAS जब बने तो आपने इन्हीं किताबों को रट्टा मारा, इन्हें पढ़ा, और उसके बाद अपनी नॉलेज बिल्डअप करी. अब वही लॉजिक जो आपने लबासना जाने के लिए लगाया था, या आपने केस क्रैक करने के लिए लगाया था, उसी लॉजिक को डेली वेजेस के लिए लगाइए ना. कंसेंशियस बनिए, मेटिकुलस बनिए, कंसिस्टेंट बनिए. इसका एक ही सोल्यूशन है,
डेटा आपके पास पूरा है. इट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज टू आस्क द डिपार्टमेंट्स टू गिव अस अ डेटा. इसी डेटा पे आप एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी बनाइए. दैट इज द सोल्यूशन फॉर द ब्यूरोक्रेसी. दूसरा सोल्यूशन जो कोर्ट का होगा, जो लोग भी एज पर दी उमा देवी जो जजमेंट, अगर कहीं भी उस जजमेंट की अवहेलना हो रही है, देन दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू द कोर्ट. मेरा लोगों से डेली वेजेस से एक ही अपील रहेगी, और जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं जम्मू कश्मीर के जिस भी कोने से सुन रहे हैं, आप अपनी जिंदगी का मार्गदर्शक खुद बनिए. आप जिस तरह से डटे हुए हैं उसी तरह से डटे रहिए, और अपनी आंखों से खुद देखिए कि जिस सरकार ने आपके लिए 25-25, 30-30, 35-35 साल जो सरकारें यहां पे आई, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आप अपने लिए खुद खड़े हों. हम आपके साथ, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है अंत तक. जब तक आपका संघर्ष जारी है, हमारा भी संघर्ष जारी है. आप वहां पे डट के बैठे रहिए. हम उनकी कमेटीज की धज्जियां यहां से उड़ाएंगे. आप वहां पे बैठिए, हम आपके पास आएंगे. आपके मुद्दे जो हमें कोई रोड मैप बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द डेटा. नाउ इफ द बीजेपी वांट्स दैट आई शुड सबमिट माई रोड मैप टू देम, देन व्हाट आर दे टू वर्क फॉर? They better do their hard work and build up their roadmap, and let me see what happens in 3 months. I hope it is not another empowered committee which comes up with redundant and rhetorical, philosophies. चलिए, धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. दोस्तों, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर यूटी की स्पोक्स पर्सन अपू सिंह जी, और एडवोकेट पेशे से वकील, और बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने कानूनी दाव पेच भी दिखाया, और ये भी बताया कि भाजपा द्वारा जो कमेटी बनाई गई वो किस तरह से आई वॉश कर रही है डेली वेजर्स का. लगातार डेली वेजर्स डटे हुए हैं अपनी हक की मांग को. इन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकारें चाहती तो इनका समाधान भी हो सकता था. पहली सरकारों ने भी शोषण किया, और आज भी ये लोग शोषण का ही शिकार हो रहे हैं. अब मार्गदर्शक खुद बनना है अपना. खुद इन्होंने अपना रास्ता चुनना है, क्योंकि अपनी हक की मांग, अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई जनाब आसान नहीं है. पर सवाल बड़ा ये है, कौन होगा मसीहा? जिस तरह से अपू सिंह जी ने कहा कि आप वहां डटे रहिए, हम यहाँ पर आप लोगों की आवाज़ उठाते रहें. और साथ ही साथ भाजपा को भी निमंत्रण दिया है कि अगर आपने कमेटी बनाई है डाटा कलेक्ट करने की, अगर आप इन्हें इजाज़त दो तो यह पूरा रोड मैप विद डाटा आप तक पहुँचा सकते हैं. ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने खुद यहाँ से आपको कहा है कि अगर आपको कमेटी की भी ज़रूरत नहीं, हम आपको सारा डाटा रोड मैप मुहैया करते हैं. अब देखना यह है कि आने वाले समय में कितनी जल्दी डेली वेजर्स को राहत मिलती है, क्योंकि लगातार 61,000 डेली वेजर्स के परिवारों की रोजी रोटी का सवाल. आखिर और कितना इंतजार और कितना शोषण. चलिए देखते हैं, मे भी इलेक्शन आने से पहले कोई ना कोई उनके झोली में खुशियां मरे. चलिए देखते हैं. अपू सिंह जी तो साफ तौर पर उन्होंने बता दिया कि क्या क्या किस किस कमेटियां बनी, कितने कितने ऑर्डर्स निकले, पूरे प्रूफ के साथ. वकील तो हैं जनाब, दाव पेचों के साथ ही सारा लेकर आती है, मटेरियल लेकर आए, तभी इन्होंने बात भी की है. चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या करवट लेता. क्या जल्द ही डेली वेजर्स के लिए आएगी कोई खुशखबरी, जल्द ही कोई रोड मैप बनेगा उनकी रेगुलराइज पॉलिसी का. अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए. इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए. छोटे रियासी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए. जय हिंद, जय भारत.